गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। आपके जो टॉपिक्स हैं तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के अंदर एक बड़ा टॉपिक आया है, तो उस पर मेंस का भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग के लिए आई हैव फ्रेम्ड। तो मेंस का भी एक क्वेश्चन आपके लिए उसमें फ्रेम होता है। वेस्ट पैटर्न एक नया कंसेप्ट आया है ज्योग्राफी के अंदर, तो दैट वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड विद द वेस्ट पैटर्न। तो ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है, दैट इज़ वेस्ट पैटर्न। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ज्योग्राफी के टीचर्स भी आपको इसको नहीं पढ़ाया होगा आपको, है ना। फिर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद रेनबो पैटर्न साइंस का टॉपिक है, ये थोड़ा सा आया है तो उसको देख लेंगे। पद्मा ब्रिज आईआर का टॉपिक है। देखो, इसराइल और हमस पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स और न्यूज़ आ रही हैं। एक वीडियो कल मैंने डाल दिया है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, है ना। क्योंकि देखो, जो अभी फ़िलहाल के लिए जो न्यूज़पेपर में आ रहा है वो खाली जो अपडेट पार्ट है वो आ रहा है कि क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो अपडेट पार्ट आ रहा है रादर देन आप कह सकते हैं कि मतलब कोई कंसेप्चुअल एस्पेक्ट नहीं है उसमें। तो वो मैंने पहले एक अच्छा वीडियो बना दिया है, कल एक और डाला है, आप लोग देखना टाइम निकाल के। फिर मेंस का क्वेश्चन है वो आपको आई विल प्रोवाइड यू। ये मेंस का क्वेश्चन देख लो, जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का, उस पर बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। जेंडर पे गैप इज़ द आउटकम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी फेस्ड बाय वुमेन। डिस्कस करना है। लैंगिक वेतन अंतर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक असामान्यता का परिणाम है, चर्चा करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इश्यूज से फ्रेम होते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है और ये क्वेश्चन बेसिकली इफ यू विल सी हियर, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपके लिए जो है बन रहा है, ये भी नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड करना, इसमें आरसी का कोर्स चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ये एक कोर्स जो है वो चल रहा है। इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी कोर्स चल रहा है और कई सारे कोर्सेस आपके आएंगे। और ये सारे फ्री कंटेंट है जो आपको मिलेंगे जब आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं, ग्राफिक करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, ई बुक मिलती है जिसमें 2000 प्लस न्यूज़पेपर के टॉपिक्स हैं, हिंदू के मेंस के क्वेश्चंस के कंपाइलेशन जो है मिलते हैं। GESreporter.com में जाएंगे तो उसमें हिंदू PDF और GES जो मैगजीन है वो आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल है। ये कोर्सेस, ये सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अभी 30% ऑफ भी चल रहा है, तो इसकी क्लासेस अपलोडेड हो रही हैं रेगुलर। ये काफ़ी सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। ज़रूर से करना है इस कंटेंट को, अगर आप मिस कर रहे हो तो इसको मिस नहीं करना है। हैंड रिटन नोट्स है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप लोग ज़रूर से करना है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है, जीएस पेपर 2, 3 और 4 तीनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जैसे इस बार भी देखोगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस बार भी जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम आपके हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और दूसरा देखते हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी अभी भी आपके पास मौका है, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग पेपर 1 ख़त्म कर रहे हैं और पेपर 1 ख़त्म होने के बाद पेपर 2 वी विल स्टार्ट विद द पेपर 2। ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। इससे पहले आई स्टार्ट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, सेशन को लाइक जरूर से करें। तो वुमेन रिलेटेड ये टॉपिक आपका था। वुमेन रिलेटेड इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ क्लॉडिया ग्लॉडेंस वर्क, जिन्हें नोबेल प्राइज, आई थिंक इकोनॉमिक्स के अंदर इनको जो है नोबेल प्राइज आपका दिया गया है। और इन्होंने वुमेन के कंटेक्स्ट में 200 साल जो यूएस की हिस्ट्री है उसमें उन्होंने स्टडी किया और वुमेन में जो पे गैप है उसको इन्होंने बताया है कि पे गैप आपका क्यों एग्जिस्ट किया है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसके बारे में इन्होंने जो है चर्चा आपकी की है। अब इन्होंने देखो, पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने लेबर मार्केट के कंटेक्स्ट में वुमेन के पार्टिसिपेशन पर की है। और उसमें इन्होंने जो ट्रजेक्ट्री है, मतलब जो एक ट्रेंड है उसको यू शेप्ड बताया है। यू शेप्ड ये जैसे मतलब कि पहले पार्टिसिपेशन रिड्यूस हुआ, जैसे यू शेप्ड का मतलब रिड्यूस हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और जो भी एक्सप्लेनेशन इनकी स्टडी है वैसे नहीं कि उन्होंने इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ा है, इन्होंने बताया है। जो भी इन्होंने बताया वो हिस्ट्री यूएस के है, उसमें जो डेटा है यूएस का, उसके बेसिस पे इन्होंने जो भी अपनी जानकारी है उसको इन्होंने प्रोवाइड किया है। और धीरे धीरे जैसे समय के अनुसार जो लेबर मार्केट में वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसमें चेंजेस देखने को कंटिन्यूस बेसिस में जो है मिला है। अब इन्होंने कई फैक्टर्स बताए हैं
जो फैक्टर सप्लाई और डिमांड फॉर फीमेल लेबर जिसको अफेक्ट हुआ है, और इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे जो है फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज फॉर कंबाइनिंग पेड वर्क एंड फैमिली, डिसीजंस रिलेटेड टू परसुइंग एजुकेशन एंड रेजिंग चिल्ड्रंस, टेक्निकल इनोवेशंस, लॉज एंड नॉर्म्स, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी। तो ये फैक्टर्स इन्होंने सारा बताया। अब जैसे इन्होंने बोला कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो मेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से, फीमेल के लिए किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हैं। फिर एजुकेशनल एस्पेक्ट है, फैमिली में जो वुमेन है उसको किस तरीके की एजुकेशन मिल रही है, सामाजिक लेवल पे भी मैटर करता है। अगर समाज जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट्स के साथ मूव करेगा, समाज के अंदर सोच कुछ इस प्रकार की होगी कि जहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो एजुकेशन अगर उनको नहीं मिल पाएगा, तो मान लो यंग एज में ही एजुकेशन नहीं मिल पाया है, और उस केस में फिर जो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर रोल डिफाइन करना, क्या फैमिली में जो रोल है, नॉर्म्स हैं, उसी को चीज़ें फॉलो करना है कि और भी है, या फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्ट्रक्चरल लेवल पे चीज़ें बदल रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ इकोनॉमी के अंदर आ रही हैं जिसमें वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे सर्विस सेक्टर पे वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे एपरल इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब जैसे कपड़ों से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है उसमें वुमेन का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है। तो वो है, उनको किस तरीके से ऐसा लोकेट किया जाए जहाँ पे वुमेन अपने मान लो घर से कार्य कर सकें, या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि वो उस जगह पे लोकेटेड हो कि वुमेन ईजिली वहाँ मूव कर सकें। तो ऐसे जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो आपका रहता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है 19th सेंचुरी से पहले, तो वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वुमेन का पार्टिसिपेशन बेटर था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, मतलब मशीनीकरण जब ज़्यादा बढ़ गया, और आप कह सकते हैं कि जो, क्योंकि देखो वहाँ पे जनरली जैसे मान लो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय देखोगे, तो उस समय जो भी इंडस्ट्री सेट हो रही थी वो थोड़ा दूर सेट हो रही थी, और जो मैन है उनको माइग्रेट करके जाना पड़ता था, तो घर में कौन रहेगा, वो फीमेल रहती थी। जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी कंसेप्ट एक आता है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, वुमेन घर पे रहती हैं और मैन जो है माइग्रेट करके अर्बन एरिया में जाके अपना काम करता है। ये है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी कुछ इसी प्रकार से जो है रहा, क्योंकि देखो अब हम यहाँ पे मैन और वुमेन ऐसा पूरा डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं। वी कैन सी ऑल्सो इन द फैमिली। अब फैमिली मान लो एक छोटा बच्चा है, अब उस छोटे बच्चे का भी है, और जो भी मान लो काम है, उस काम का स्किल मैन के पास है, तो वो किस तरीके से मैनेज होगा। मतलब इसको अगर आप सोशल रियलिटी के कंटेक्स्ट में देखो, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखें, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग है, उस डिसीजन मेकिंग में क्या था कि मैन अपना माइग्रेट करके जाए, रोजी रोटी कमाए, जो भी पैसा है आए, घर पे भेजे, ये सब रहता था। और जो वुमेन है उनके रोल आपके डिफाइंड रहते थे कि ठीक है, जो है घर की जो केयरिंग है उसको देखना है, ये एक रोल स्टार्टिंग में आपका डिफाइंड रहा। फिर यहाँ पे क्या है कि मतलब जो रिसर्च है, कई सारे लेवल पे रिसर्च भी की गई, बट 20वीं सदी उसमें थोड़ा सा जो फीमेल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वो इंक्रीज हुआ। जो 20वीं सदी है उसमें जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो आपका का इंक्रीज हुआ, एज पर द प्रोफेसर जिनको नोबेल प्राइज आपका दिया है। और इसके पीछे जो एक बड़ा फैक्टर बताया गया कि सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है, और साथ में एजुकेशन भी इम्प्रूवमेंट उसमें हुआ। फिर कई प्रकार के लॉ लेकर आए गए, सामाजिक लेवल पे जो एक प्रकार से, मतलब सोशल स्टिग्मा, देखो समाज भी, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी में भी हमें क्या समझना है कि सोसाइटी में जब तक बदलाव नहीं होगा, सोसाइटी में जब तक चेंजेस नहीं होंगे, और सोसाइटी में चेंज, और देखो एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे ये बात नहीं है कि इस चीज़ को आप लोग अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, मतलब आप ये मत कभी सोचना कि जो मैन ही है वही हर्डल है। मतलब अगर एक वुमेन की ग्रोथ के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ मैन है, ऐसा नहीं है। एक सोच है, और वो सोच मैन और वुमेन में दोनों में हो सकती है। अगर पैट्रियार्की, आप ये सोचो कि पैट्रियार्की जो सोच है वो मात्र एक सोच है जो कि मैन के अंदर भी हो सकती है, मैन के अंदर ही हो सकती है, नो डाउट हो सकती है। लेकिन उस ऐसी जो सोच होती है जहाँ पे बहुत से रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सोच इवन वुमेन भी कैरी कर सकती है। आप इसको सोशल रियलिटी में कभी ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पे कई बार ये होता है कि मैन जो है वो वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए मतलब प्रयास करता है, वुमेन उनके आगे बढ़ाने से रोकती है, और इसका अपोजिट भी आपको देखने को मिलता है। तो वो कौन ग्रसित है उस विचार से, वो मैन भी हो सकता है या वुमेन भी हो सकती है, दूसरे वुमेन की ग्रोथ की जब हम बात करते हैं। तो वो थोड़ा सा सामाजिक लेवल पे परिवर्तन बहुत मैटर करता है, ज़रूरी आपका रहता है।
अब टू फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया गया, एक तो मैरिज बताया गया प्लस एंड प्रिवेलेंट जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट देयर फ्यूचर कैरियर्स। तो देखो मैरिज तो एक बड़ा बैरियर है, मैरिज एक बड़ा बैरियर है, बट मैरिज एक इंस्टीट्यूशन भी है। समाज को आगे ले जाने के लिए मैरिज है, मैरिज जैसी संस्था या आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन को हमने डेवलप किया है। बट मैरिज जो है वो लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैरिज मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर हमें एम्पावरमेंट करना है तो मैरिज जैसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने उसको ख़त्म कर दिया तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा। आप इमेजिन करो, मतलब यूटोपियन आइडिया में आपको अच्छा लग सकता है कि यार मैरिज खत्म करो, जिसका जो मन है वो करे, तो आप सोचो समाज के अंदर किस टाइप की चीज़ें हो स्टार्ट हो जाएंगी, कितना मुश्किल हो जाएगा गवर्न करना सोसाइटी को। क्योंकि जैसे जो मैरिज हो रही है, हस्बैंड वाइफ हैं, फिर उनके चिल्ड्रंस हैं, अब उन चिल्ड्रंस को ब्रॉटअप करना वो सरकार तो नहीं कर सकती ना बड़ा उनको। और वैल्यू सिस्टम फैमिली देती है, पेरेंट्स देते हैं वैल्यू सिस्टम बच्चों को, धीरे धीरे बच्चा आगे बढ़ता है, सिटीजन बनता है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, बट मैरिज जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना करे, ये हमें इंश्योर करना है। तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी है। फ्यूचर करियर का एक्सपेक्टेशन ये बताया गया, इवन ये बताया गया जो साइंटिस्ट इनके द्वारा मतलब जो इकोनॉमिस्ट इनके द्वारा 1930s में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसमें भी काफ़ी सारे जो जॉब लॉस है वो देखने को मिला था। मतलब जो जॉब उनको पहले मिली हुई थी उसमें काफ़ी कमी आई थी, जो वुमेन की बात करें। और वुमेन एट वेरिड पॉइंट्स वेर सब्जेक्ट टू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस उन्हें जो है फेस करना पड़ा है। इवन फैक्टर्स बताया गया कि अगर हम जेंडर पे गैप की बात करें तो उसमें मतलब अगर पे गैप की बात करें उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें रिलीजन भी है, सेक्स भी है, मतलब जो जेंडर है वो भी है, और कलर भी है, स्किन कलर। यूएस की हिस्ट्री में तो स्किन कलर एक बड़ा, आप कह सकते हो स्किन कलर एक बड़ा बेसिस था डिस्क्रिमिनेशन का। आज भी वहाँ पे देखोगे तो बहुत बड़ा बेसिस है जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी, उसके लेवल पे अगर देखा जाए। लेकिन धीरे धीरे जब 20th सेंचुरी में जो आपकी सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ तो उसके बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी आपकी इम्प्रूव हुई। सो यहाँ पे मैन एंड वुमेन जो इस समय मैन और वुमेन के बीच में पे गैप में भी रिडक्शन आपका हुआ, और कुछ ऐसे मतलब जैसे कई प्रकार के कॉन्ट्रेक्चुअल साइन हुए कि ठीक है आप इतना काम घर से कर दो, या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ, उसके बाद से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दैट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख। तो यहाँ पे जो एक कंसेप्ट आपको जो हमें और आपको समझना है दैट इज बेसिकली हमें ये देखना है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, दैट पार्टिसिपेशन हैज टू बी इंक्रीज्ड। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अगर फैमिली एज अ यूनिट में वुमेन का जो से है और पार्टिसिपेशन है जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि और दूसरे लेवल पे भी इकोनॉमिक जो इकोसिस्टम है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, वहाँ भी धीरे धीरे जो से है और आप कह सकते हैं जो पार्टिसिपेशन है वो भी आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब जो समाज है, सोसाइटी है, वो किस तरीके की उस पर भी निर्भर करता है। यूएस की सोसाइटी एक अलग तरीके की सोच रख सकती है, इंडिया की सोसाइटी एक अलग तरीके की सोच रख सकती है, ये वेरी करता है, ये डिफर करता है। तो हम दोनों को इक्वेट नहीं एक समान नहीं कर सकता है। अब इंडिया में कई सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि सामाजिक लेवल पे अभी परिवर्तित हो रही हैं। कई प्रकार की चीज़ें जो है 18वीं 19वीं सदी में वुमेन्स को इंडिया में फेस करना पड़ता था। और आप खुद देखो भारत के अंदर ही डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उन रिलीजियस ग्रुप में जो वुमेन हैं, अब वुमेन पर जो चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे एंट्री के लिए क्राइटेरिया बना दिया, या कपड़े पहनने की फ्रीडम की बात करें कि किस तरीके के क्लॉथिंग किया जाए, तो कल्चरल रिजिडिटी जो है वो कई रिलीजियस ग्रुप में जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब उसमें वुमेन को उस पर इम्पोज करके अपने रिलीजियस कल्चरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि वो कई वुमेन्स उसको सपोर्ट कर देती हैं, बट हमें समझना है कि जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो कमिंग जनरेशन्स में इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अब कोई अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करता है वो एक अलग बात है, किसी के अपने, अब कोई ऐसा भी होगा जिसका एम नहीं होगा मुझे कुछ करना है, वो तो हम उनके लिए पॉलिसीज नहीं बना सकते। बट हम जो 100 में से 10 लोग काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उनकी अपनी एक एस्पिरेशन है, उस पर कोई लिमिटेशन ना लगे, तो उसके लिए परिवर्तन जरूरी है। और वो लॉ के माध्यम से, संविधान जो है इक्वालिटी की बात करता है, कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, तो वो रहे। और साथ में हमें ये देखना है कि सामाजिक लेवल में परिवर्तन करें, और यहाँ पे फिर जो रिलीजियस चीज़ें हैं उन पे भी एक ऐसा एक तरीके का हम कह सकते हैं कि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो एक सर्टेन
किसी के जो राइट्स हों, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उस पर किसी भी प्रकार का जो इम्पैक्ट है वो ना डालें। ठीक है, आई होप ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो ये टॉपिक आपके साइंस वाले पेज में है, और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार भी ज्योग्राफी के प्रश्न आपके सारे के सारे मैंने कवर कराए हैं, सारे पढ़ा रखे हैं। और ये देखो नया कंसेप्ट है वेस्ट पैटर्न, द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट पैटर्न एक आया है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट पैटर्न, WACE, वेस्ट पैटर्न। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो इसमें ज्योग्राफी के अंदर। सेशन अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, बाद में भी देख रहे हो लाइक बटन प्रेस करो। आप लोग इतने कंजूस है सभी लोग कि बोलना पड़ता है कि यार लाइक बटन प्रेस करो, तब तो आप लाइक बटन प्रेस करते हो, उस पर भी सब लोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ कि आप जब सेशन अटेंड करो तो एटलीस्ट मेंशन कर दो कब सेशन अटेंड करते हो, वो भी आप नहीं करते हो। तो अब चलो ये चीज़ें जो है आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट पैटर्न, ये एक कंसेप्ट आएगा ज्योग्राफी के अंदर, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक वेस्ट पैटर्न जो है ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दिस इज एक कंसेप्ट आपको पता होगा, साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस ये एक कंसेप्ट है। साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है साइक्लोन का फॉर्मेशन, ज्योग्राफी के अंदर इसको आप लोग नोट करना। तो इसको देखते हैं, कंटेंट जो पीछे लिखा उसको ध्यान में रखना। तो क्लाइमेट जो साइंटिस्ट हैं एज पर देम जो सेकुलर ट्रेंड है उस शब्द का इस्तेमाल किया है, और इसमें इन्होंने कहा है कि अब देखो यहाँ पे वेरिएबल हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन पीरियड विद इन अ लॉन्गर स्पैन सच एज 30 ईयर्स इन 100 ईयर्स। डिकेडल वेरिएबिलिटी, अब देखो यहाँ पे डिकेडल वेरिएबिलिटी का भी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जैसे मान लो लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, इसको समझने का प्रयास करें आप। यहाँ पे कहा क्या गया कि जो पॉइंट आपके लिए हाईलाइट किया गया है वो है, एक शब्द यूज किया गया है दैट इज वेरिएबिलिटी, और एक शब्द और जो यहाँ पे इन्होंने पुट कर दिया वो है डिकेडल वेरिएबिलिटी। देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज डिकेडल वेरिएबिलिटी। एक कंसेप्ट ये भी जो है इन्होंने सामने रख दिया, दैट इज डिकेडल वेरिएबिलिटी। एक तरफ वेरिएबिलिटी हो गया, दूसरी तरफ आपका डिकेडल वेरिएबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी है और दूसरी तरफ आपका डिकेडल वेरिएबिलिटी हो गया। अब देखो वेरिएबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबिलिटी? वेरिएबिलिटी शब्द का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबिलिटी? जैसे मॉनसून का नेचर क्या है? वेरिएशन। वेरिएबिलिटी उसका एक बड़ा नेचर है, वेरिएशन बहुत अधिक है ना। तो यहाँ जैसे मान लो सूखा बारिश, ड्राई स्पेल वेट स्पेल, ड्राई स्पेल वेट स्पेल। अगर वेरिएबिलिटी बहुत बढ़ती है, वेरिएबिलिटी मतलब मान लो कि जो बारिश के बीच में सूखा वाला पीरियड बढ़ता चला जाए, या फिर ये मान लो कि बारिश नहीं हो रही है फिर बारिश हो रही है, या फिर रीजनल लेवल पे वेरिएशन बहुत अधिक आपका हो जाए, तो ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। डिकेडल 10 साल में चेंजेस देखने को मिलेगा, कभी चीज़ें फेवरेबल होंगी, कभी नहीं फेवरेबल होंगी, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी एल नीनो ईयर होगा, कभी ला नीना ईयर होगा। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ने लग गई है। एल नीनो ईयर की फ्रीक्वेंसी मतलब पहले होता था 5 6 7 साल में एक बार आना, हर हर साल या तो ला नीना होगा, जैसे लास्ट 3 ईयर्स में 3 साल लगातार ला नीना इवेंट हुआ, जिसे हम ट्रिपल ला नीना इवेंट भी कहते हैं, वो ट्रिपल ला नीना इवेंट देखने को मिला। तो ये सब चेंजेस कंटिन्यूस बेसिस में आपके देखने को, कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो देखने को मिल रहा है। अब देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ साइक्लोजेनेसिस और साइक्लोन का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे साइक्लोजेनेसिस का मतलब हुआ कि साइक्लोन कैसे आपका बनता है। तो ये बहुत सारे चीजों पर बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे बनता है। सिंपल सी बात आपको समझना है कि साइक्लोन्स की जब आप बनने की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द फॉर्मेशन, तो मान लो ये समुद्र है, ये आपका जो है दिस इज ये आपका समुद्र है। अब ये समुद्र की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द ओशियन, मान लो सी सरफेस है, दिस इज सी सरफेस। अब सी सरफेस में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ेगा, पानी गर्म होगा, गर्म होकर पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके पानी थोड़ा ठंडा होगा, मतलब पानी गर्म होकर इधर और इवापरेट होगा, इवापरेट होने के बाद पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो यही जो वाटर वेपर है ये हीट छोड़ेगा, और हीट छोड़ने के बाद आसपास जो है हीट छोड़ी जाएगी, और फिर ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर से हवाएं जो है अट्रैक्ट होंगी, और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन जो है वो आपका होता है। तो साइक्लोन जब बनता है तो उसमें कई फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे जो यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें समुद्र के पानी का टेम्परेचर, अगर समुद्र के पानी का टेम्परेचर अधिक है तो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे साइक्लोन के बनने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की जरूरत आपकी पड़ती है। उसके बाद ओशन में हीट कंटेंट कितना है, विंड पैटर्न किस तरीके से है, विंड किस तरीके से मूव आपका कर रहा है, विंड का रोटेशन, सब कुछ फैक्टर। जैसे एक कोरियोलिसिस फोर्स का कंसेप्ट होता है जिसमें अगर आप
अर्थ की बात करो तो अगर 0 से 5 डिग्री तक का जो एरिया होता है, 0 to 5 डिग्री तक का जो एरिया है, उस एरिया में साइक्लोन का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता। क्यों? कोरिलेसिस फोर्स की वजह से। कमेंट सेक्शन में बताओ, कोरिलेसिस फोर्स वहाँ पे बहुत मिनिमम है, ठीक है? तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि अभी स्टडी ये कहती है कि इवन 0 to 5 डिग्री, इवन अलोंग द इक्वेटर साइक्लोन्स बन रहे हैं, और उसके पीछे एक फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, उसका बता दो। अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया है मैंने क्लास में, रिसर्च आई है तो पढ़ा रखा है, उसका पी से नाम स्टार्ट होता है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो वो कौन सा फैक्टर? तो यहाँ पे देखो, साइक्लोन के बनने के लिए कई सारे ये सब फैक्टर्स जो हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये कंडीशंस लाइन अप, लाइक फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ऑल्दो ये चीज़ बोली जाती है, मतलब स्टडी की जाती है कि अच्छा क्या स्थिति है। जैसे मान लो ये कहा जाता है कि कोई साइक्लोन बहुत स्ट्रांग होता है, कोई बहुत ही वीक होता है, कई साइक्लोन बनते हैं, कई साइक्लोन नहीं बनते। इस पर भी कंटिन्यूस स्टडी होती रहती है, बट इसमें कंटिन्यूस क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। और कई फैक्टर्स हैं, विंड रोटेशंस की अगर हम बात करें, विंड रोटेशन वो जो साइक्लोन के फॉर्मेशन है उसको काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट जो है करते हैं, आपका कर रहे हैं। और कई सारे जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, वो फैक्टर्स और अधिक प्रिविलेंट भी हो रहे हैं साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। इवन साइक्लोन फॉर्मेशन आपका अरेबियन सी रीजन तक में आपको देखने को जो है वो कंटिन्यूसली मिल रहा है। प्रेजेंट स्टडी जो हुई है, ये कहा गया कि अरेबियन सी रीजन के अंदर भी साइक्लोन आपके बन रहे हैं, और ये रिलेटेड है विथ अ शिफ्ट जिसे कहा गया है वार्म आर्कटिक कोल्ड यूरेशियन और वेस्ट पैटर्न। अब इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चीज़ आपने कहीं ज्योग्राफी के ना आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, ठीक है? वो अगर अपने आप को अपडेट कर पाएंगे तभी जो है वो आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज वही पुरानी स्पीसीज कौन सी आई है और यही सब चीज़ें वो पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे आप समझो, मैंने आपको एक कंसेप्ट फजार्ड का भी पढ़ाया था, जो इस साल प्रश्न आया है, मैंने वीडियो भी डाल रखा, आप जाके देख लेना कि ये मेरे सेशन से मैंने पढ़ा रखा। ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मेरे सेशन, हम लोगों ने सेशन डिस्कस किया वहीं से आए, ज्योग्राफी एनवायरमेंट। मैंने एक बना भी रखा है वीडियो, अभी टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का, नहीं तो पेपर 2 में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, पेपर 3 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दूंगा। अब यहाँ पे देखो कहा क्या जा रहा है कि जो साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स जो आपके बन रहे हैं अरेबियन सी रीजन के अंदर, अरेबियन सी में जो टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर, लाइक फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपका प्लस मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, ये साइक्लोन के बनने के लिए जरूरी होता है। और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जरूरी है दैट इज वार्म आर्कटिक एंड कोल्ड यूरेशिया, वार्म आर्टिक एंड कोल्ड यूरेशिया, ठीक है? ये वार्म आर्टिक मतलब आर्टिक रीजन भी आपका गर्म हो रहा है, और यूरेशियन जो रीजन है जिसमें यूरोप और एशियन रीजन है वो कोल्ड हो रहा है। तो ये इसे शॉर्ट में एक कंसेप्ट बोला गया वेस्ट पैटर्न। ये तीनों चीजें साइक्लोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे देखो, जैसे वार्म आर्टिक में मैंने एक कंसेप्ट भी आपको पढ़ा रखा है, एक कंसेप्ट बता रखा है एटलांटिफिकेशन, मतलब जो आर्टिक ओशन है वो अटलांटिक ओशन की तरह हो रहा है गर्म। उसके बाद आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट भी पढ़ा रखा है, ABOE, जिसका मतलब होता है कि जो आर्टिक ओशन है वो गर्म पानी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस बर्फ से पानी में कन्वर्ट आपका जो है वो हो रहा है। तो ये वेस्ट पैटर्न का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये जो वेस्ट है, ये बेसिकली वार्म सरफेस टेम्परेचर ओवर आर्टिक एंड लार्ज ब्लॉब ऑफ कोल्ड सरफेस टेम्परेचर ओवर यूरेशिया। अब देखो ये बहुत नया कंसेप्ट है ना, आपको किताब में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है आज के बाद यह आर्टिकल कहीं नहीं मिले, या ये कंसेप्ट कभी चर्चा भी ना हो और आपसे अगले साल पूछ ले, उसके अगले साल पूछ ले, कभी भी पूछ सकते हैं। तो वेस्ट पैटर्न बेसिकली कहा क्या गया है कि आर्टिक रीजन में पानी गर्म और थोड़ा ठंडा ठंडा वाला इलाका यूरेशियन रीजन में, ये वेस्ट पैटर्न करा था। वेस्ट पैटर्न प्लस अगर टेम्परेचर अगर आप देखो अरेबियन सी रीजन में जो बढ़ रहा है, ये सब कंडीशंस, मतलब अरेबियन, अगर आपसे पूछे कि अरेबियन सी रीजन, जो हमारा अरेबियन सी रीजन है, वहां पे साइक्लोन क्यों बनते हैं, तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि हाँ, जो समुद्र का पानी है या जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ रहा है, कंटिन्यूस जो कंडीशन है साइक्लोन के बनने की, वो कंडीशन आपकी प्रिवेल हो रही है, ये चीज हमने पढ़ रखी है, वी हैव स्टडीड अबाउट इट। लेकिन आप इस चीज को समझो कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ अ वेस्ट पैटर्न, इट मीन्स दैट वेस्ट पैटर्न इज responsible for the formation of cyclone in Arabian Sea. Wave pattern is responsible for formation or we can say the cyclogenesis in the Arabian Sea. तो अगर आपसे पूछे कि अरेबियन सी के लिए एक बड़ा फैक्टर कौन सा है, वो वेस्ट पैटर्न है।
ये आपको ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट है। और वेव पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे दूसरा कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग भी ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड अ स्लो डाउन अराउंड द सेम टाइम। मतलब ये पैटर्न की बात करें तो जैसा मान लो अपर लेवल सर्कुलेशन चेंजेस दैट रीच इनटू द इंडियन ओशन सेक्टर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं। अब जैसे मान लो अगर ऊपर वेस्ट पैटर्न हो रहा है, आर्टिक का पानी में गर्म पानी हो रहा है, यूरेशियन रीजन का जो है वहाँ ठंडा हो रहा है, तो वो फिर चीज़ें नीचे मूव करेंगे, इंडियन ओशन रीजन भी उससे आपका अफेक्ट होगा। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो उसमें भी चेंजेस देखने को जो है मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे साइंटिस्ट हैव आर्ग्यूड दैट द सो कॉल्ड regime shift occurred in the same period as well. Such shift are not unheard of. A similar event was noted in mid 1970s. मतलब जो ये बदलाव हम देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि पहली बार ही हो रहा है, ये वेरिएबिलिटी पहले भी देखने को मिल चुकी है, पहले भी चीज़ें जो है मिल चुकी है। तो इसमें कहा गया कि हम अपना जो रिसोर्स है वो क्लाइमेट रिस्क प्रिडिक्शन पे बहुत अधिक लगा रहे हैं। हमें समझना है कि जैसे हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है कि जो क्लाइमेट रिस्क है उसके प्रिडिक्शन पे, अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी क्या है क्या नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल है। अगर होता भी है तो हम उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऑल्दो हमें स्टडी इसलिए करना है कि जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल उस फैक्टर के लिए हम काम करें। वी नीड टू वर्क ऑन इट कि वो जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो ना हो, ये हमको इंश्योर करना है अगर ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर। बट अगर नेचुरल फैक्टर तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो बहुत सारा जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्लाइमेट एडाप्टेशंस, ये सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपका मॉन्यूमेंटल लेवल पे देखा जाए तो सामाजिक और इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बनता है, खास तौर से क्योंकि क्लाइमेट रिस्क ये सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। वाई सन एंड रेन मिंगल्स, अब देखो इसमें ये बहुत बार आपने पढ़ा है, ये मैं पीडीएफ आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, और वहां से आप लोग कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि इफ द रेन हैज बीन हैवी, अब इसमें देखो, इसमें एक चीज बस आपको याद रखना कि जो रेनबो है, रेनबो के फॉर्मेशन की बात कर रही है, तो इसमें दो फैक्टर्स, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो और रिफ्रैक्शन, जैसे इसमें जो एक बताया गया है कि जैसे मान लो पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद से जो सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पानी की बूंद एक प्रिज्म का काम करता है, और इससे जो है काफी सारा डिस्पर्शन होता है ना। तो यहाँ पे बस एक फैक्टर आपको याद रखना है कि क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रेनबो फॉर्मेशन के लिए, एक तो रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। तो ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा, आप रीड कर लेना इसको, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल, बचपन से पढ़ रहे हो कि क्या फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मतलब अभी ने हसीना शब्द लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो मतलब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, अनवीज लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड विथ चाइनीज एड। अब देखो ये सब चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट्स आपके कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। अगेन आई एम स्टेटिंग, अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप को डाउनलोड करें, काफ़ी सारा कंटेंट मैं आपको फ्रीली उसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर अभी आप किसी कोर्स को नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो उसका ऐप का लिंक नीचे दे रखा है। जल्द एक वेबसाइट भी आएगी जिसमें फिर आपके लिए और आसान चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस, यहाँ पे देखो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज जो रेल लिंक है वो किया है। अब देखो यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना के मदद से बनाया गया है। अब देखो लड़ाई, मैंने ये एक कल वीडियो बना दिया इजराइल और उसके ऊपर एक वीडियो बनाया। अब उसमें बड़ा वीडियो है, मैं आपको कहूँगा कि आप अलग से उसको देख लो, क्योंकि मैंने पूरा सारे डायमेंशन यूएस के इंटरेस्ट के बारे में उस पर चर्चा कर डाली है। तो समय मिले जब भी उसको देख लेना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आती रहेगी, आप छोटे छोटा कंटेंट बनाते रहोगे तो मतलब नहीं है। एक साथ मैंने बना दिया, उसको आप लोग गो थ्रू हो जाना। अब उसी में मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन भी किया, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना लगातार अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना चाहता है, मार्केट तक एक्सेस अपना बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि उसी कंटेक्स्ट में जो है बांग्लादेश को भी मदद किया, ठीक है, ये रेल लिंक बनाते हैं और फर्दर कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करें। तो यहाँ पे पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है वो डेवलप आपका किया, इसका आप एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हो। तो ये ब्रिज का इमेज भी आप देख सकते हो, ये ब्रिज की इमेज है, प्लस ये आपका लिंक है, जो ये रेल लिंक है, आप इसको देख लेना। तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है, आप लोग एक बार गो थ्रू हो सकते हो। पद्मा जो ब्रिज रेल लिंक है इसके ऊपर पूरा ये मेंशन्ड है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस देख लो। Consider the following statement about Sonu Bio. A Sonu Bio is a large ship used for underwater acoustic surveillance. It contains hydrophone that detect underwater sound, especially those made by submarine. करेक्ट आपको बताना है। तो ये जो है ये एक स्मॉल डिवाइस है
ठीक है, तो ये कोई शिप नहीं है, इसमें लिखा है इट्स अ लार्ज शिप। ये एक डिवाइस है, जैसे आप इमेज देख सकते हो, तो ये एक डिवाइस है जो कि अंडर वाटर जो वॉइस है उसकी सर्विलेंस कर सकता है, एंड अंडर वाटर साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, सबमरीन से जो भी आवाज़ आती है उसको डिटेक्ट जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। ये आप ये देख लो, ये इंडियन नेवी टू इक्विप इट्स MQ-9B गार्डियन ड्रोन विथ सोनोबियोस टू हंट चाइनीज सबमरीन लर्किंग इन इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डम्बो ऑक्टोपस। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज घोस्टली इन अपीयरेंस। दिस मैराइन एनिमल इज रिनाउंड फॉर इट्स यूनिक मेथड ऑफ प्रोपल्शन, utilizing its distinctive ear-shaped fins to seek out and engulf its prey whole. Dumbo octopus belongs to a group of deep-sea umbrella octopus, earning their name from their distinctive flapping fins that bears a striking resemblance to the oversized ear of the iconic Disney elephant character. करेक्ट जो है वो बताना। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसके सही यहाँ पर रीड कर लो, इसका इमेज भी बना हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की है। क्वेश्चन देख लो आपका, जेंडर गैप इज द आउटकम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी फेस्ड बाय वुमेन, डिस्कस करना है। इसका आंसर आप सेंड कर सकते हो आप, है ना, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं बता दूंगा अभी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये ऐप आप लोग सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अभी तक नहीं किया है। ये सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा, फ्री टेस्ट है, ग्राफिक करंट अफेयर्स है, ई बुक है, उसके बाद द हिंदू के मेंस क्वेश्चंस के कंपाइलेशन, इसको डाउनलोड कर लेना। आप सौरभ पांडे UPSC.com से जाके डाउनलोड भी कर सकता है। GSreporter.com की बात करें तो डाउनलोड द हिंदू PDF एंड GS मैगजीन, इस वेबसाइट से जो मेरी ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की मैगजीन डाउनलोड कर सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये सारी क्लासेस आप कर सकते हो। सेकेंड ARC रिपोर्ट्स की जो क्लासेस मेरी चल रही हैं वो आप लोग देख लेना, नई लेक्चर अपलोड हो गया है, 30% ऑफ भी चल रहा है इसमें। तो आप बस वो जो कोड डल रहा है उसमें उस पर क्लिक कर देना, 30% अमाउंट रिड्यूस हो जाना। बट इसको मिस मत करना, अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट, आप लोग डिले करते जाओगे, दिसंबर तक ये सब कंटेंट खत्म कर लो, क्योंकि फिर दिसंबर के बाद मौसम आ जाएगा आपका प्रीलिम्स का। और इवन आप 24-25 कभी की भी तैयारी करो, ये रिपोर्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कभी की भी तैयारी करो, तो GS 2, 3, 4 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नया रिपोर्ट मैंने ऐड कर लिया है, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें सिविल सर्विस के ऊपर बहुत अच्छा आप पढ़ा है। और एग्रीकल्चर का ऑप्शनल भी चल रहा है, इसका मैं नया बैच भी प्लान कर रहा हूँ, नवंबर में आएगा। तो नया बैच आएगा, मैं आपको अनाउंस करूँगा, आप लोग जरूर से उसके जो है गो थ्रू होना। ये क्वेश्चन है मेंस का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको अपने आंसर को सेंड करना, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से जुड़े, अपने आंसर पोस्ट करें और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन देखने की, टाइमली सेशन को अटेंड करें। ये सब चीज़ें हैं, डिसिप्लिन लाएं। और पहले मेरे द्वारा भी पहले सेशन रिकॉर्ड होता है, फिर मैं आपको लिए अपलोड करता हूँ, तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है। कंटेंट बनाओ, रिकॉर्ड करो और अपलोड करो टाइमली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।